जो हार कर भी जीत जाते हैं उन्हें बाजीगर कहते हैं, और जो जीत कर भी हार जाते हैं उन्हें विनर्स कर्स का डसा कहते हैं। हो सकता है आपको इस डायलॉग में शाहरुख खान के बाजीगर फिल्म के डायलॉग की बेइज्जती महसूस हो रही हो, लेकिन अर्थशास्त्र में इस बात पर ही नोबेल पुरस्कार मिल गया है। कोई कैसे नीलामी में कुछ खरीदते वक्त बिट तो जीत जाता है लेकिन बाजी हार जाता है, और उसे हार से कैसे बचाया जाए, यही गुत्थी सुलझाने का काम किया है इस बार के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्रियों पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट पी विल्सन ने। आखिर क्या है ये विनर्स कर्स या जीतने वाले का अभिशाप, जिसे सुलझाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिल गया? जानते हैं आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। पूरे काम को समझने से पहले ये समझिए कि नीलामी को लेकर हमारी समझ क्या कहती है। अमूमन हम नीलामी को किसी की जायदाद या किसी सामान की नीलामी से ही ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि हमने फिल्मों में वही देखा है। मिसाल के तौर पर विजय सिंघानिया अगर बैंक से लिया लोन नहीं लौटा पाए तो बैंक उनकी प्रॉपर्टी और कारोबार सीज कर लेगा और उसे मार्केट में नीलाम कर देगा। नीलामी के कारणों को लेकर आम समझ यही तक है। इसके बाद आती है नीलामी की प्रक्रिया। इसका भी सीधा साधा सा हिसाब है। मान लीजिए विजय सिंघानिया की 100 करोड़ रुपए की देनदारी थी। बैंक ने प्रॉपर्टी की नीलामी रखी। बोली का बेस प्राइस मतलब कम से कम कीमत 60 करोड़ रखी गई। राजीव ओबेरॉय ने पहली बोली 70 करोड़ की लगाई। सुमित वालिया ने आगे बढ़कर 75 करोड़ की बोली लगाई। कुछ देर की चुप्पी के बाद बोली 80 करोड़ पहुंच गई। ये बोली संजय सब्बरवाल ने लगाई। किसी ने इससे ज्यादा की बोली नहीं लगाई तो प्रॉपर्टी संजय सब्बरवाल की हो गई। ये नीलामी का सबसे आसान मामला है। कुछ समय पहले तक सिर्फ मुश्किल में पड़े लोग ही नीलामी करते दिखते थे, लेकिन अब इसका दायरा काफी बढ़ गया है। अब सरकारें भी ऐसा कुछ नीलाम करती हैं जिनकी बिक्री और खरीदारी बहुत जटिल है। मिसाल के तौर पर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का मामला ही ले लें, जिसे हम आपको एक और आसान भाषा के एपिसोड में समझा भी चुके हैं। शुरुआत में सरकारें टेलीकॉम स्पेक्ट्रम जैसी चीज़ों को ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तर्ज पर कंपनियों को देती थी। मतलब जो भी खूबसूरत प्लान के साथ आएगा उसे स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा। इससे सरकार में सिफारिशी काम होने लगा। सारी मशक्कत धरी रह गई। इसके बाद सरकार ने आम नीलामी के तरीके को अपनाया, तो जिसने महंगी बोली लगाई उसने अपने नीचे ही कईयों को सस्ते में स्पेक्ट्रम बांट दिया। इसे नीलामी का सारा सिस्टम ही गड़बड़ा गया। असल में सरकार जब स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है तो बैंक की नीलामी से उलट उसके कई उद्देश्य होते हैं। जैसे नीलामी से ज्यादा रकम मिलने की बात तो है ही, सरकार साथ में ये भी चाहती है कि इसे खरीदने वाले इसे जनता को ज्यादा महंगा ना बेचें, क्योंकि महंगा बिकेगा तो आम लोगों को सुविधा का फायदा कब पहुंचेगा। ऐसी जटिल नीलामी के लिए अलग से तरीके अपनाने की जरूरत महसूस होने लगी। बात 1971 की है, जब अमेरिकी पेट्रोलियम इंजीनियर कैपन, क्लैप और कैम्पबेल ने हाई रिस्क मामलों में नीलामी को लेकर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इसमें पहली बार विनर्स कर्स यानी जीतने वाले के अभिशाप के बारे में जिक्र हुआ। उनका कहना था कि नीलामी में जो जीतता है जरूरी नहीं कि वो फायदे में ही रहे। कई बार जो कीमत किसी वस्तु की लगाई जाती है उसे सही से मापा नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर जिस तरह से संजय सब्बरवाल ने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 80 करोड़ रुपए में खरीद कर फायदा कमाया था, वैसा फायदा ऑयल फील्ड की नीलामी में कंपनी को नहीं होता। हो सकता है नीलाम करने वाला कीमत 500 करोड़ रुपए बता रहा हो और जब नीलामी में जीती ऑयल कंपनी काम करने मैदान में उतरे तो उसे 100 करोड़ रुपए का ही तेल हाथ लगे। इस तरह की चोट कई और इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकती है। ये कैसी इंडस्ट्रीज हो सकती है? टेलीकॉम ऑक्शन में सरकार जितनी कीमत की उम्मीद लगाकर नीलामी का बेस प्राइस रखती है, उस हिसाब से जरूरी नहीं कि नीलामी जीतने वाली कंपनी सेवाएं देकर उतना फायदा उठा सके। किसी भी कंपनी के आईपीओ के वक्त दूसरी कंपनियां उस कंपनी के मार्केट वैल्यू का अंदाजा लगाने में कच्चा खा जाती हैं। ऑनलाइन विज्ञापन बिजनेस के मामले में हर क्लिक के हिसाब से पैसे देने वाली कंपनियां, जरूरी नहीं कि जिसे सर्च इंजन में अभी ज्यादा क्लिक मिल रहे हैं उसे हमेशा ही इतने क्लिक मिले, लेकिन उसे एक मुश्त महंगे विज्ञापन मिल जाते हैं। खेल की ऐसी एजेंसियां जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं, ये एक मुश्त कीमत अदा करती हैं, लेकिन खेल में कुछ भी निश्चित नहीं होता। आज ऊपर रैंक की टीम कुछ ही महीनों में नीचे आ सकती है। तो इसके उपाय क्या हैं? ऐसे ही जीतने वाले को अभिशाप से बचाने के लिए पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट पी विल्सन ने बिडिंग या ऑक्शन के तरीकों पर रिसर्च की। उन्होंने विनर्स कर्स के अलावा दूसरी ऐसी चीज़ों पर भी गौर किया जिनमें सुधार की ज़रूरत थी। उसके बाद उन्होंने डिटेल रिसर्च पेश की। इसके अनुसार नीलामी को डिज़ाइन करते वक्त इन 3 बातों का ख्याल रखा जाए।
पहला, जब भी ऑक्शन के तरीके में बदलाव होगा, बोली लगाने वालों के व्यवहार में भी बदलाव होगा। मिसाल के तौर पर जब नीलामी बंद लिफाफे वाले सिस्टम के जरिए होगी तब बोली दूसरी तरह से लगेगी, और जब खुलेआम लोग सबके सामने एक के बाद एक बोली लगा रहे होंगे तो व्यवहार पूरी तरीके से बदल जाएगा। ऐसे में व्यवहार को ध्यान में रखते हुए ही बिडिंग को डिजाइन किया जाए। दूसरा पॉइंट, डिजाइन का दूसरा सबसे बड़ा तत्व यह है वो सामान या सर्विस जिसे नीलामी के लिए पेश किया जा रहा है। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम या तेल के कुएं की नीलामी में चीजों की कीमत बंद मुट्ठी की तरह होती है। इनकी सही वैल्यू का आकलन कोई नहीं कर सकता। ऐसे में नीलामी करने वाले की उम्मीद और बोली लगाने वाले के विनर्स कर्ज को समझकर ही वैल्यू आंकी जानी चाहिए। जो बोली लगाएगा उसके मन में एक प्राइवेट वैल्यू होगी। ये वैल्यू स्पेक्ट्रम या तेल के कुएं जैसी चीज के लिए तो एक जैसी हो सकती है क्योंकि सभी बोली लगाने वाले एक ही इंडस्ट्री से होंगे, लेकिन अगर मामला किसी पेंटिंग का है तो प्राइवेट वैल्यू खरीदार की पेंटिंग और पेंटर की समझ के हिसाब से बदल सकती है। ऐसे में इसे ध्यान में रखना भी जरूरी है। ऑक्शन को डिजाइन करते वक्त अनिश्चितता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। किसी बोली लगाने वाले के पास नीलामी के सामान के बारे में क्या जानकारी है या किसी दूसरी बोली लगाने वाले का नीलाम होने वाली चीज से संबंध क्या है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बोली लगाने वाला जानता है कि जो प्रॉपर्टी बिक रही है उसकी ऐतिहासिक वैल्यू भी है तो वो बाकी बोली लगाने वालों से अलग तरह से बोली लगाएगा। विल्सन ने ऐसा सिद्धांत बनाया है जिससे नीलामी में किसी भी चीज की कॉमन वैल्यू बताई जा सकती है जो अब तक अनिश्चित थी। विल्सन ने दिखाया कि किसी नीलामी में विनर्स कर्स या जीतने वाले का अभिशाप क्या है और इसका नीलामी पर कैसे असर पड़ता है। जैसा कि चित्र में देखा जा सकता है, नीलामी की किसी भी चीज की कीमत में $50 से जितनी ज्यादा कीमत देनी पड़ सकती है, जबकि वास्तविक कीमत ही बस $25 के करीब है। ऐसे में कोई नीलामी तो जीत जाता है लेकिन असल जिंदगी में वो सौदा हार जाता है। विनर्स कर्स बताता है कि क्यों नीलामी में बोली लगाने वाले वास्तविक कीमत जानते हुए बोली नीचे लगाते हैं। उन्हें जीतने वाले का अभिशाप और ज्यादा पैसा भरकर हारने का अभिशाप सताता रहता है। मिलग्रॉम ने ऐसी सामान्य थ्योरी दी जिससे न सिर्फ नीलाम होने वाली चीज की कॉमन वैल्यू बल्कि प्राइवेट वैल्यू भी बताई जा सकती है जो बोली लगाने वाले के हिसाब से बदलती रहती है। उन्होंने बोली लगाने वालों की रणनीति, नीलामी के फॉर्मेट का अध्ययन करके ये बताया कि अगर नीलामी करने वाला और बोली लगाने वाले एक दूसरे की वैल्यू की समझ पर आसपास आ जाएं तो नीलामी में आसानी होगी और दोनों को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इससे न सिर्फ प्राइवेट कंपनियों बल्कि सरकार के लिए भी जनउपयोगी चीजों की नीलामी में आसानी होगी। तो ये थी आपके लिए कुछ चौचक, कुछ नई, कुछ डिफरेंट जानकारी जिसे आपको इतनी आसानी से कौन समझाता अगर हम नहीं समझाते आसान भाषा में। देखते रहें लल्लन टॉप। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।